क्या पैट कमिंस अगले साल आईपीएल के लिए अवेलेबल होंगे? ऐसा तो देखने में लगता है कि एसआरएच बहुत ही बैलेंस साइड है, लेकिन बहुत सारे लूपहोल से उस पर बात करेंगे। तिलक वर्मा, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, इन तीनों पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होना चाहिए। और इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए वाले मैच पे किसने मैच को इंडिया की तरफ खींचा उस पर बात करेंगे। और मेरे लास्ट वीडियो पे एक बहुत ही हर्टफुल कमेंट आया है। मैं सब कमेंट पढ़ता हूं, बस रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, लेकिन एक कमेंट ऐसा है जिसपे वीडियो के एंड पे बात करेंगे और करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन स्टार्ट करते एसआरएच से। अनइंटेंशनली इस सीजन एसआरएच के साथ एक बेहतरीन चीज हुआ है कि पैट कमिंस अवेलेबल नहीं था फर्स्ट हाफ में, और ईशान किशन ने कैप्टनसी किया है, टीम को लीड किया और बेहतरीन तरीके से कैप्टनसी किया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पैट कमिंस अगले साल एसआरएच के लिए आईपीएल में खेलेंगे, और खेलना भी नहीं चाहिए। एज एन इंडियन क्रिकेट फैन मैं नहीं चाहता हूं कि पैट कमिंस अगले साल आईपीएल खेले, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों। क्योंकि 2027 जनवरी से मार्च ऑलमोस्ट 1.5 महीना बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी है इंडिया में, है ना, 4 या 5 टेस्ट मैच। पैट कमिंस कैप्टन है, फास्ट बॉलर है, और हो सकता है कि 2 फास्ट बॉलर टीम में रहेगा, तो पैट कमिंस बहुत सारे मतलब ओवर्स डालेगा, है ना, एक हेवी लोड वो कैरी करेगा, जो उसने बीजेटी ऑस्ट्रेलिया में भी किया था। ठीक है, उसके बाद ये एग्जैक्टली आईपीएल स्टार्ट हो जाता है। आईपीएल के बाद शायद जुलाई में, जून के एंड में इंग्लैंड में एशेज शेड्यूल हो सकता है, फिर से 1.5-2 महीना 5 टेस्ट मैच, और डब्ल्यूटीसी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ रहा है, जहां पे पैट कमिंस कैप्टन तो है ही, ऊपर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर है। उसके बाद अक्टूबर से 50 ओवर का वर्ल्ड कप। क्यों खेलेगा पैट कमिंस आईपीएल? चांस ही नहीं है। मैं तो कहता हूं सेकंड हाफ भी खेलना नहीं चाहिए, 4-5 मैच भी खेलना नहीं चाहिए। 1.5 महीना इंडिया में बीजेटी, उसके बाद 1.5 महीना एशेज, उसके बाद 2 महीना ओडीआई वर्ल्ड कप। चांसेस बहुत कम है पैट कमिंस खेले, और कोई ना कोई बहाना देके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी उनको हटा लेंगे फॉर श्योर। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो बुमराह को भी नहीं खेलना चाहिए अगले साल आईपीएल, है ना। अगर पैसे के हिसाब से खेल रहे तो आई डोंट नो, मैं फिर आगे जाके क्या बोलूं वो आप सोच लो। ठीक है, लेकिन खेलना नहीं चाहिए। और इस वीडियो में हम पैट कमिंस को हटा के बात करेंगे कि पैट कमिंस कंसिडर करते हैं पैट कमिंस अभी के लिए 2027 आईपीएल खेल नहीं रहा है। ठीक है, अब एसआरएच का मेन वीकनेस क्या है? मैं सुन रहा हूं बहुत लोग कह रहे हैं कि ट्रेविस हेड एक वीक पॉइंट है। 410 रन बनाए, एवरेज 30 के नीचे, 27 का एवरेज है, 170 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन उनको और बेटर करना चाहिए। हमें पता है ट्रेविस हेड क्या कर सकते हैं क्या नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का ओपनिंग पेयर अभी के लिए तोड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से बैटिंग ऑर्डर सेट है, बैटिंग लाइनअप सेट है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, क्लासन, रेड्डी, नंबर 5 तक तो श्योर शॉट बेहतरीन टीम है। 6 पे सलील अरोड़ा है, अच्छा बैट्समैन है, बहुत सारे ग्लिम्पसेस दिखाया है, ट्रस्ट करोगे और भी अच्छा कर सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम शायद नंबर 7 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जहां पे अनिकेत वर्मा कुछ मैचेस खेल रहा था, फिर कुछ मैचेस में स्मरण नंबर 6-7 पे आ रहा था। प्रॉब्लम इधर है मेरे हिसाब से। अब स्मरण और अनिकेत दोनों को मैं बिल्कुल भी स्क्वाड से रिलीज नहीं करूंगा। स्मरण डोमेस्टिक पे अपने प्राइम पे है, और स्मरण के साथ आप गलत कर रहे हो। स्मरण वो बैट्समैन है जो नंबर 3 पे 4 पे आके आपकी टीम को बचा सकता था। अब एसआरएच एक ऐसे टेम्पलेट से गेम खेलता है, वो हर एक इंडिविजुअल पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, हर एक इंडिविजुअल पे वो प्रेशर आ जाता है। स्मरण अपने नेचुरल गेम को छोड़ के एसआरएच के टेम्पलेट पे फिट होने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से ये सीरीज खराब गया है। और अगर आप स्मरण जैसे बैट्समैन को नंबर 6-7 पे भेजोगे, ना आप स्मरण के साथ अच्छा कर रहे हो, ना आप टीम के साथ अच्छा कर रहे हो। अगर स्मरण 3 या 4 पे आएगा, लगातार आएगा, मैं आपको लिख के सकता हूं बहुत अच्छा कर सकते हैं। कमिंग टू अनिकेत वर्मा, जो इनकंसिस्टेंसी का इशू पिछले साल भी रहा है, इस साल भी रहा है, मैं फिर भी उनको, क्योंकि 30 लाख पे मिला है प्लेयर, मैं उनको क्यों रिलीज करूंगा। अनिकेत 2 दिन पहले मैं एमपी T20 लीग देख रहा था, उधर 39 बॉल पे 85 बनाए। मुझे पता कि बॉलिंग का क्वालिटी में डिफरेंस है, फिर भी अच्छा खासा बैटिंग करता हूं, मैं दोनों को रिटर्न करूंगा। ठीक है, अभी के लिए मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम इधर नजर नहीं आता है। फिर भी मैं चाहूंगा नंबर 7 पे एक पावर हिटर ऑलराउंडर हो एसआरएच के पास, एक पावर हिटर ऑलराउंडर। ठीक है, उस पर थोड़ा बाद में बात करते हैं कि कौन हो सकता है नंबर 7 पे, क्योंकि हमारे पास अभी 3 ओवरसीज प्लेयर है। मैं पैट कमिंस को बाहर रख रहा हूं। ठीक है, ट्रेविस हेड, क्लासन और ईशान मलिंगा फॉर श्योर शॉट। ठीक है, और एक ऑलराउंड और एक ओवरसीज का कोटा खाली है, तो इस पे नंबर 7 पे हम बाद में बात करते हैं। जो मेजर प्रॉब्लम एसआरएच का है वो है पावर प्ले बॉलिंग, न्यू बॉल का बॉलर। अगर पैट कमिंस अगला सीजन आईपीएल खेलता भी है, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा एसआरएच का मेन प्रॉब्लम है न्यू बॉल बॉलिंग, और उनको न्यू बॉल बॉलर्स, एक्सपीरियंस्ड न्यू बॉल बॉलर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए।
प्रफुल्ल हिंगे ने 14 विकेट लिया है, लेकिन इस पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, 4 विकेट उसने पहले मैच पे ले लिया, बाकी जो 10 विकेट है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द विकेट उसने मिडिल ओवर और डेथ पे लिया है, शुरू में नहीं लिया है, ठीक है। और पावर प्ले में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गया है प्रफुल्ल हिंगे, उसको छोड़ो मत, रखो, इंप्रूव करने की चांस मिलेगा शायद उसको, लेकिन आपको एक्सपीरियंस न्यू बॉल बॉलर चाहिए ही चाहिए, शायद वो इंडियन मिलेगा तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। एक तो दुआ करो कि रेड्डी का ये सीजन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है एज ए बॉलर, एज ए न्यू बॉल बॉलर, अगले साल जाके और भी बेटर हो जाए, ठीक है। तो एटलीस्ट थोड़ा सा हाफ सॉल्यूशन आपके पास हो गया कि नीतीश कुमार रेड्डी न्यू बॉल ले सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है न्यू बॉल का, क्योंकि अगर आप उनका पूरा स्क्वाड देखोगे, न्यू बॉल का कोई अच्छा बॉलर है ही नहीं, ना हर्षल पटेल, ना जयदेव उनटकट, ना आपके पास ब्रैडन कर्स, शिवम माबी, ठीक है, ये लोग न्यू बॉल बॉलर नहीं। एक ओंकार तरमाले है, लेकिन वो भी मुझे स्विंग उतना अच्छा उसको मिलता नहीं है, वो भी थोड़ा सा हार्ड लेंथ पे सीम मूवमेंट का अच्छा बॉलर है। बाकी हर टीम के पास न्यू बॉल का एक बेहतरीन बॉलर है, एसआरएच के पास ही नहीं, ठीक है। तो एसआरएच का ऑप्शंस क्या है? दिल्ली, मुझे लगता है क्योंकि आकिब नबी पे 8 करोड़ खर्च किया और 3 या 4 मैच खिलाया, बहुत चांसेस है कि दिल्ली आकिब नबी को छोड़ सकता है। मेरा फर्स्ट चॉइस एसआरएच के लिए न्यू बॉल बॉलर आकिब नबी रहेगा, फर्स्ट चॉइस, क्योंकि उसको सीम मूवमेंट मिलता है, हवा में स्विंग है वो भी मिलता है, ठीक है, और स्लो ऑन भी थोड़ा बहुत डाल सकता है। तो आकिब नबी मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा एज ए न्यू बॉल बॉलर एसआरएच के लिए। अगर दिल्ली छोड़ रहे, बहुत चांसेस है क्योंकि प्राइस टैग 8 करोड़ है और दिल्ली हो सकता है कि छोड़ दे उसको, ठीक है। दूसरा ऑप्शन शायद आपको उतना पसंद नहीं आएगा, और अगर बीसीसीआई अलाउ करते अगले साल कि बांग्लादेश के क्रिकेटर खेल सकते हैं, तो मुस्तफिजुर रहमान का होम कमिंग होना चाहिए एसआरएच के लिए। उन्होंने बेहतरीन किया पहले भी, और कल भी मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यू बॉल से मुस्तफिजुर ने बॉलिंग किया, शानदार बॉलर आज भी है मुस्तफिजुर, बेहतरीन बॉलर है, कल भी एक बॉल अंदर लेकर आया था, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया। तो मुस्तफिजुर मेरा सेकंड चॉइस है न्यू बॉल से बॉलर, ठीक है, अगर बीसीसीआई परमिशन दे देता है, ठीक है। तीसरा बॉलर जो शायद आपको बिल्कुल ही पसंद ना आए, बात यह कि एक्सपीरियंस को आप कभी डिनाई नहीं कर सकते। आपको याद होना चाहिए जब मेगा ऑक्शन पे आरसीबी ने भुवनेश्वर कुमार पे इन्वेस्ट किया था, लोगों का यह था कि क्या भुवनेश्वर कुमार एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, कितने साल क्रिकेट बचा रह गया, आरसीबी क्यों खरीदा, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार 2 या 3 साल और खेल पाएगा, इससे ज्यादा खेल नहीं पाएगा। प्रॉब्लम इधर नहीं है, अगर 2 साल भी खेल पा रहा, उसने 2 ट्रॉफी उठा के दे दी आरसीबी को, और क्या चाहिए आपको? 10 साल का सोच के आप क्या करोगे अगर 2 साल दे के भी भुवनेश्वर कुमार 2 ट्रॉफी आपको जीता के दे सकता है? तो मेरा थर्ड ऑप्शन न्यू बॉल से रहेगा संदीप शर्मा, क्योंकि आरआर फॉर श्योर शॉट संदीप शर्मा को रिलीज कर रहा है, जो 4 करोड़ से खरीदा, क्योंकि आरआर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिक्स करना पड़ेगा। तो संदीप शर्मा आपके ऑप्शन में आ रहा है, और 1-2 करोड़ में संदीप शर्मा मिल जाएगा। आप बोलोगे संदीप शर्मा तो डेथ बॉलर है ज्यादा, संदीप शर्मा ने अपना करियर एज ए न्यू बॉल बॉलर स्टार्ट किया था, और उनके हाथ में स्विंग है। तो अगर एज ए 1 करोड़ 70 लाख जो भी है, एज ए बेस प्राइस भी अगर संदीप शर्मा मुझे मिल रहा है, एक्सपीरियंस काम आता है, और एज ए बैकअप भी मैं संदीप शर्मा पे इन्वेस्ट करना चाहूंगा। आकिब नबी, मुस्तफिजुर, संदीप शर्मा मेरा थर्ड ऑप्शन रहेगा। कुछ बॉलर्स जिनकी तरफ मैं देखूंगा नहीं, जो बहुत अच्छा न्यू बॉल बॉलर है, वो है फजहल फारूकी अफगानिस्तान के, फिर ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर। मैं उनकी तरफ इसलिए नहीं देखूंगा क्योंकि मैट हेनरी, ये 4 बॉलर की तरफ देखना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही 1 डायमेंशनल न्यू बॉल बॉलर है आज के दिन। जिस दिन स्विंग नहीं होता, हवा में स्विंग नहीं है, तो बिल्कुल इनको आइडिया नहीं होता क्या करूं, ठीक है। और ऊपर से ट्रेंड बोल्ट करियर के बहुत ही लो ग्राफ पे चल रहा है अभी, ठीक है। तो इन 4 बॉलर को मैं अवॉइड करना चाहूंगा, फारूकी, दीपक चाहर, ट्रेंड बोल्ट और मैट हेनरी, ठीक है। उसके साथ अभी के लिए मैं ऑप्शन ढूंढ नहीं पा रहा हूं। अगर ओंकार तरमले डोमेस्टिक में बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि मुंबई टी20 में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा एक एक्सपीरियंस्ड न्यू बॉल बॉलर पे आप इन्वेस्ट करो, जो लोग डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं पिछले 2-3 सीजन से। और संदीप शर्मा, मुस्तफिजुर मेरा एक ऑप्शन बन सकते हैं अभी के लिए न्यू बॉल बॉलर। फिर देखते हैं, बहुत सारे टी20 लीग चलता है, क्या करते हैं। मेरा चौथा ऑप्शन रहेगा स्पेंसर जॉनसन। अब स्पेंसर जॉनसन सीएसके को छोड़ना ही पड़ेगा मोस्टली, क्योंकि वो नेथन एलिस का रिप्लेसमेंट के हिसाब से आया था, और नेथन एलिस आ जाएगा, ठीक है। स्पेंसर जॉनसन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्टैट्स शायद सही महीने में बोल नहीं रहा कि स्पेंसर जॉनसन ने क्या किया है। मैंने बार बार जहां पे स्पेंसर जॉनसन खेला है 3-4 मैच सीएसके के लिए, मैंने बार बार कहा अगर पावर प्ले बॉलिंग उसका देखोगे, शानदार बॉलिंग के, एक्स्ट्रा बाउंस, स्विंग, सीम सब कुछ मिला था, गोली की तरह हिसाब से बॉलिंग डाल रहा था वो पावर प्ले में। तो स्पेंसर जॉनसन मेरे हिसाब से आपका एक ऑप्शन बन सकता है न्यू बॉल बॉलर। तो मेरे 4 ऑप्शन में फिर से रिपीट करता हूं, अकीब नबी, मुस्तफिजुर रहमान, संदीप शर्मा और स्पेंसर जॉनसन अभी के लिए रहेगा न्यू बॉल बॉलिंग पे।
अभी के लिए मैं और कुछ ज्यादा ऑप्शन ढूंढ नहीं पा रहा हूं, थोड़ा वीडियो में आगे जाके और एक ऑप्शन में बोलता हूं, कंसिडरिंग कि नीतीश कुमार रेड्डी और ज्यादा एज एन इंप्रूव बॉलर नजर होके इंप्रूव होके आएगा। ठीक है, मिडिल ओवर और डेथ बॉलिंग बहुत ही सॉर्टेड है। वन ऑफ द बेस्ट मिडिल एंड डेथ बॉलिंग रहा है एसआरएच के पेसर्स का। साकिब हुसैन और ईशान मालिंगा ने जिस हिसाब से बॉलिंग किया, दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग। वैरायटी बहुत है इनटू द पिच, स्लोअर वन, बाउंसर्स, ऑफ कटर, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर और यॉर्कर, आउटस्टैंडिंग। ये दो बॉलर तो बहुत लंबे टाइम तक एसआरएच के लिए खेलेगा, तो इनका डेथ बॉलिंग और मिडिल ओवर बॉलिंग बहुत सॉर्टेड है। अब बहुत कोई ये भी कह रहे हैं कि एसआरएच को एक एक्सपीरियंस्ड स्पिन बॉलिंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एक मिस्ट्री स्पिनर हो जाए या फिर कोई एक्सपीरियंस स्पिनर, चाहल, रवि बिश्नोई, ऐसा वैसा। क्या ये सही में करना चाहिए एसआरएच को? मेरे हिसाब से नहीं। थोड़ा बहुत बेवकूफी होगा अगर आप करोगे। आप पिछला 3 सीजन याद करो, 3 सीजन छोड़ो, एक सीजन 2026 का सीजन याद करो और मुझे एक मैच बताओ जहां पे आपको लगा कि एसआरएच के पास अच्छा स्पिनर नहीं था इसलिए मैच हार गया। एक मैच भी आपको याद होता है कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार, अगर एक अच्छा स्पिनर होता है एसआरएच के पास तो एसआरएच ये मैच जीत जाता? एक मैच भी आप बोल नहीं पाओगे। और मैं आपको एग्जैक्ट रीजन बोलता हूं, एसआरएच अपना 7 मैच हैदराबाद पे खेलता है, बड़े से बड़े स्पिनर इस ग्राउंड पे अच्छा नहीं कर पाता है। गिन चुन के मैच देख लो जहां पे लोग स्पिन फ्रेंडली कंडीशन पे खेले इस सीजन। एक चेपॉक वाला मैच आप याद कर सकते हो, लास्ट वाला मैच, ठीक है, वहां पे शिवम कुमार का इकोनॉमी नूर और अकिल से बेटर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बेटर था। और उनके पास जीशन आंसर एक क्वालिटी लेग स्पिनर है। एसआरएच के होम ग्राउंड पे कोई भी स्पिनर आएगा मार खाएगा अगर वो दोपहर का मैच नहीं है तो, कोई भी स्पिनर। तो मेरे हिसाब से एसआरएच फालतू का पैसा इन्वेस्ट करेगा अगर सोचता है कि 8, 9, 10 करोड़ कोई स्पिनर पे इन्वेस्ट करेगा, करना ही नहीं चाहिए। उनके पास जो है अभी के लिए, हर्ष दुबे, शिवम कुमार, क्रेंस वुलेत्रा, जीशन आंसरी, बेहतरीन स्पिनर्स अभी के लिए। ये लोग जो काम करेंगे वही काम कोई स्पिनर्स आके, एक्सपीरियंस स्पिनर्स आके हैदराबाद के ग्राउंड पे करेगा। हैदराबाद के ग्राउंड ऐसा है, रवि बिश्नोई का बुलाओगे बहुत लंबा मार खाएगा, बहुत ज्यादा मार खाएगा। तो मेरे हिसाब से स्पिनर्स के बारे में अभी के लिए सोचना नहीं चाहिए। अगर एंड पे जाके पैसा बच गया और कोई स्पिनर मिल रहा है फिर जाके सोचो। मैं बिल्कुल भी ट्रेड वाला जो है कि ऑक्शन से पहले ट्रेड कर लेते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं 7-8 करोड़, मैं उसके खिलाफ हूं एसआरएच की टीम के हिसाब से। अगर एसआरएच का होम ग्राउंड चेपॉक होता, ईडन गार्डन होता तो एक अलग चीज होता। मैं फिर से कह रहा हूं, एसआरएच ऐसा एक मैच नहीं गया इस सीजन कि वो लोग स्पिनर्स की वजह से हारे, कि स्पिनर्स ने खराब किया, क्वालिटी स्पिनर होता तो शायद हम जीत जाते। ऐसा नहीं हुआ है। मैं मानता हूं शिवम कुमार का उतना ज्यादा खास सीजन नहीं गया, लेकिन उसने ग्लिम्पसेस दिखाया कि वो अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो स्पिनर मेरे हिसाब से उतना ज्यादा हेडेक नहीं है। फिर भी अगर आपको चाहिए, अगर रवि बिश्नोई कम प्राइस में मिल रहा है कि आरआर छोड़ सकते हैं क्योंकि उनको यशराज पुंजा मिल गया है, उन्होंने रवि बिश्नोई एक्सपीरियंस प्लेयर को 7 करोड़ में खरीद के बिठाया है बेंच किया, अगर मिल रहा है कम प्राइस में मिल रहा है तो ले लो, मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐड करना है ऐड कर लो, लेकिन मेरा शायद फर्स्ट चॉइस स्पिनर का होगा अगर किसी को खरीदना है तो साई किशोर। और मैं इसलिए कह रहा हूं साई किशोर क्योंकि साई किशोर 2025 पे 19-20 विकेट लिया था जीटी के लिए, उसके बाद भी उसको बेंच करवाया गया पूरा सीजन। ठीक है, और जिस हिसाब से मानव सतर के हाथ से बॉल निकल रहा है, बहुत कम चांसेस है कि साई किशोर अगला सीजन भी खेलेगा, बेंच ही करेगा। और जीटी बहुत ही दयालु टीम है। जीटी से आप हार्दिक पांड्या पूछ लो दे देता है, जीटी से आप रदरफोर्ड पूछ लो दे देता है, तो साई किशोर कौन सी बड़ी बात है। अगर ट्रेड करना है तो साई किशोर को ले लो। और साई किशोर बहुत ही स्मार्ट क्लेवर स्पिनर है, बहुत लंबा टाइम अश्विन के साथ काम किया है। दूसरा मुरली कार्तिक, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स अपने टाइम का। मुरली कार्तिक बहुत ज्यादा हाई रेट का, तो बहुत क्लेवर स्मार्ट बॉलर है साई किशोर। तो अगर आपको एक स्पिनर ट्रेड करना है कम पैसे में मिल चाहिए तो आप साई किशोर को ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरा फिर भी यही है कि स्पिनर्स पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करो। आपका प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम न्यू बॉल बॉलर, जितना पैसा इन्वेस्ट करना न्यू बॉल बॉलर पे इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, स्पिनर मेरे लिए हेडेक नहीं है। दूसरा मेन प्रॉब्लम है गेम अवेयरनेस। एसआरएच के बैट्समैन के पास गेम अवेयरनेस नहीं है। 170, 180 वाले पिचेस में वो लोग मैच जीत नहीं पा रहे। तो एक ऐसा बैटिंग कोच चाहिए जो उनको समझाए कि 170, 180 वाले पिचेस पे बैटिंग करना कैसा है। ठीक है, और मैं यही कह रहा था कि स्मरण को आपने मिसयूज किया। स्मरण को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते, उसका खराब सीजन गया, आपने मिसयूज किया। आप नंबर 3 के बैट्समैन को आप नंबर 6-7 पे खिलाओगे तो कैसे चलेगा, आप मुझे बताओ ना। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पूरे बैटिंग लाइनअप पे एक ऐसा बैट्समैन नहीं है जो एंकर कर सकता है तो आप गलत हो। और अगर आपको लगता है कि एक बैट्समैन जो एंकर कर सकता है उसको खरीद कर टीम सेटल हो जाएगा, कि एक बैट्समैन जो एंकर कर सकता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि रघुवंशी, फॉर एग्जांपल, कि आप उसको ले लोगे, है ना, ट्रेड कर लोगे तो आपका टीम सेटल हो जाएगा। एक बैट्समैन क्या कर लेगा? अगर बाकी बैट्समैन
फिर भी उनके पास गेम है, अंधाधुन क्रिकेट खेल के आउट हो रहा है, आपको लगता है एक बैट्समैन एंकर करके एसआरएच को जिता देगा? चांस ही नहीं। ठीक है, बात यह है कि इस टीम में बैट्समैन है जो अच्छा खासा एंकर कर सकता है, मैच्योर्ड है, और पहला नाम तो ईशान किशन खुद है। ईशान किशन खुद अगर डोमेस्टिक में जाकर देख लो, उसके पास है वो एबिलिटी को, वो टफ पिचेस पे इनिंग्स को बिल्ड कर सकता है। वो क्यों नहीं करता? वही जो मैं कह रहा था कि एसआरएच के टेम्पलेट ना बहुत सारे बैट्समैन को अफेक्ट कर रहे हैं, हैम्पर कर रहे हैं। वो माइंडसेट बन गया कि जाके मार के खेलने, वरना ईशान किशन कैन डू दिस जॉब इजीली, है ना। अब अगर आपको ऐसा मान के चलना है कि हमारे पास नहीं है एंकर, तो स्मरण को 3 पे भेजो, ईशान को 4 पे, क्लासन 5 पे। इनफैक्ट क्लासन भी मैच्योर तरीके से नॉक खेल सकता है, मिडिल पे स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, और क्या चाहिए आपको? स्ट्राइक रोटेट करना आता है। फिर रेड्डी भी है जो एक चीज कर सकता है। तो स्मरण 3 पे, 4 पे ईशान, 5 पे क्लासन, 6 पे रेड्डी, प्रॉब्लम सॉल्व है आपका। जो आपके एग्जिस्टिंग बैटिंग लाइनअप है उनको थोड़ा समझाओ, एक शायद न्यू बैटिंग कोच लेके आओ, या फिर आजकल तो वो भी लेते हैं, क्या बोलते हैं, जो मेंटली बैट्समैन को प्रिपेयर करते हैं, वो भी मिल जाते हैं आपको। ऐसे प्रिपेयर करो कि आप टफ कंडीशन पे बैटिंग कर पाओ। और इसलिए मैं कह रहा था 2024 के आईपीएल की बात है कि शहबाज अहमद को आपको रिलीज नहीं करना चाहिए। शहबाज अहमद अपने करियर पे बैट से ऊपर जा रहे हैं, और वो एक ऐसा प्लेयर है जो इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं एज ए फ्लोटर। आप कहीं भी आपको यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अगर ऑक्शन पे शहबाज मिल रहा है, शायद नहीं मिलेगा, नहीं छोड़ेगा, क्यों एलएसजी छोड़ेगा, तो शहबाज पे भी आप एक नजर रख सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, कोई अभी तो मेरे नजर पे ऐसा कोई बैट्समैन आ नहीं रहा है, बड़ा बैट्समैन इंडिया का, कि मिडिल ओवर बैट्समैन जो एंकर कर सकता है, ऑक्शन पे तो नहीं आ रहा है, ठीक है। और ट्रेड पे लेना भी थोड़ा बेवकूफी होगा अगर आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो। इंस्टेड आप ईशान किशन, स्मरण को बेटर तरीके से यूज करो। ईशान किशन को समझाओ कि हम उम्मीद नहीं कर रहे कि आप जाके चेस कर दो, मतलब आप जाके अंधाधुन बैटिंग करो, आप अपने हिसाब से क्रिकेट खेलो, ठीक है। तो एक टीम बेटर कर सकता है मेरे हिसाब से। उनको इतना ज्यादा हेडेक नहीं लेना चाहिए कि मिडिल ओवर बैट्समैन पे, एक एंकर बैट्समैन पे पैसा खर्च करना है, ठीक है। अगर मिल जाए कोई ठीक है, वरना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम यह है, मैं जो कह रहा था कि नंबर 7 पे एक पावर हिटर ऑलराउंडर चाहिए, और वो ऑलरेडी है एसआरएच के स्क्वाड पे, वो है जैक एडवर्ड्स। ये सीजन इंजरी था इसलिए खेल नहीं पाया, बेहतरीन पावर हिटर ऑलराउंडर है, बेहतरीन। और शायद अगला सीजन उसको नंबर 7 पे फिक्स कर देना चाहिए अगर वो फिट है तो। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, बैटिंग ऑर्डर सॉल्व्ड। एक नंबर 7 का पावर हिटर ऑलराउंडर आपके पास ऑलरेडी है स्क्वाड पे। और हार्दिक पांड्या को आप मतलब किस किस को आप छोड़ोगे? एक लियाम लिविंगस्टन 13 करोड़, एक हर्षल पटेल 8 करोड़, फिर जयदेव उनाडकट, ब्राइडन कर्ट्स, कमिंदू मेंडिस, इनको छोड़ के आपके पास 25-26 करोड़ मिल जाएगा, और 5 करोड़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, 30 करोड़। 30 करोड़ से आप हार्दिक पांड्या को लेके नहीं आ पाओगे, आपको कुछ और प्लेयर्स भी खरीदना पड़ेगा। अगर आपको हार्दिक पांड्या चाहिए तो पैट कमिंस को बिल्कुल ही आपको छोड़ना पड़ेगा, 18 करोड़ उधर से आ जाएगा, फिर आपको हार्दिक पांड्या भी मिल जाएगा और कुछ और प्लेयर्स को खरीदने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन आप एसआरएच से हार्दिक पांड्या को दूर रखो अभी के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मिलेगा हार्दिक पांड्या, ठीक है। मिल जाएगा तो बेहतरीन है, ठीक है। तो जैक एडवर्ड आपके पास है, फिर आप नंबर 7 पे कुछ ऐसे ऑलराउंडर ढूंढ सकते हो जो बैटिंग कर सकते हैं, जो फ्लोट एज ए फ्लोटर भी यूज कर सकते हो। और मेरा फर्स्ट प्लेयर जाएगा जैक एडवर्ड्स के बैकअप पे, सैम करन। क्योंकि राजस्थान मैनेजमेंट सैम करन से बिल्कुल खुश नहीं है। जो संगकारा का इंटरव्यू आया था मैच हारने के बाद उस दिन, कि उसने बोला कि पूरा टूर्नामेंट से वो बाहर है, उसके बाद वो इंग्लैंड के लिए डोमेस्टिक खेल रहा था। तो अगर सैम करन आपको बेस प्राइस पे मिल रहा है, 3-4 करोड़ में भी मिल रहा है, उसको खरीद सकते हो। क्योंकि 170-180 वाले पिच के लिए सैम करन रेडीमेड प्लेयर है, आप एज ए फ्लोटर उसको यूज कर सकते हो। आपको एक न्यू बॉल बॉलर भी मिल जाएगा सैम करन, और थोड़ा बहुत डेथ पे भी अच्छा खासा बॉलिंग कर सकते हो। सैम करन इज नॉट ए बैड ऑप्शन एट ऑल। जैक एडवर्ड्स है ऑलरेडी, सैम करन उसका बैकअप। उसके बाद मैं देख रहा हूं कि मैक्सवेल अगर खुद को अवेलेबल करता है तो मैं कम प्राइस में मैक्सवेल भी मिल जाएगा। मैक्सवेल का मार्केट वैल्यू बिल्कुल कम हो चुका है, आईपीएल में भरोसा उठ गया है। अगर कम प्राइस में, बेस प्राइस में मैक्सवेल मिल रहा है, उसको भी आप उठा सकते हो, ठीक है। या फिर रोमन पावल मेरा एक चौथा ऑप्शन रहेगा, थर्ड ऑप्शन रहेगा जैक एडवर्ड्स के बैकअप पे। क्योंकि केकेआर एक बहुत बड़ा बजट रिलीज करेगा, मतलब बजट मतलब केकेआर अपना बजट फ्री करेगा। हार्दिक पांड्या एक नया कैप्टन को चाहिए जो एग्जिस्टिंग स्क्वाड पे नहीं है, तो एक बहुत बड़ा पैसा वो फ्री करेगा। तो हो सकता है रोमन पाल को छोड़ दे, और रोमन पाल को भी मैं एज ए बैकअप ऐड कर सकता हूं। तो मेरी ऑप्शन है जैक एडवर्ड जो स्क्वाड में ऑलरेडी है, 3 करोड़ से उन्होंने खरीदा, बेहतरीन। नहीं तो सैम करन जो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक प्लेयर सॉल्व कर सकता है, और आप ऑल्टरनेट कर सकते हो। टफ पिचेस है, स्लो पिचेस है, आप सैम करन को खिला लो, एज ए फ्लोटर यूज करो नंबर 3-4 पे, ठीक है। न्यू बॉल बॉलिंग भी सैम करन कर सकता है, डेथ पे भी बॉलिंग कर सकता है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर 170-180 वाले पिचेस पे। फिर आपके पास अगर आपको मैक्सवेल मिल रहा है, खरीद सकते हो आप, ठीक है।
आपको रोहन पर अगर ऑप्शन पे आ रहा है खरीद सकते हो आप, कोई मतलब यही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं इनको खरीदने में, तो सॉर्टेड है यार। नंबर 7 में एक ऑलराउंडर चाहिए, ऑलरेडी जैक एडवर्ड्स है, ठीक है। आपको मिडिल ओवर बैटिंग और एक एक्सपीरियंस स्पिनर पे उतना इन्वेस्ट करने की मेरी हिसाब से जरूरत नहीं है। साई किशोर फिर भी मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा, ठीक है। बाकी टीम सॉर्टेड है एसआरएच का, और कुछ प्रॉब्लम्स मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। और कुछ अगर आप देखोगे टॉप 4 टीम, आरसीबी इस साल, आरसीबी, जीटी, आरआर और एसआरएच, आरसीबी के बाद सबसे बैलेंस साइड एसआरएच ही था। और जहां पे वो हारा एलिमिनेटर में, वो मैच भी जीतना चाहिए था अगर थोड़ा गेम अवेयरनेस था। 240 चेजेबल था उस ग्राउंड पे, पंजाब में 240 चेजेबल था। और इतना विकेट गिरने के बाद भी, पावर प्ले में 5 विकेट गिरने के बाद भी ऑलमोस्ट 200 क्रॉस कर दिए थे एसआरएच। तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते खराब टीम है, बहुत ज्यादा आपको चेंज करने की जरूरत है नहीं। अगर ईशान किशन थोड़ा बहुत मैच्योर तरीके से खेलता, उस ओवर पे उतना रन आ गया था, अंधाधुंध बैटिंग करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ईशान वो बैट्समैन है जो ओडीआई फॉर्मेट खेलना जानता है। वो पाकिस्तान वाला मैच अब याद करो एशिया कप में, जहां पे 4 विकेट जल्दी गिर गया था, फिर हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप होता है। ईशान को खेलना आता है, वो डोमेस्टिक खेलता है, तीनों फॉर्मेट खेलता है। वो थोड़ा बहुत अगर वो मैच्योरिटी दिखाएगा, रेड्डी अपना 3 फॉर्मेट प्लेयर इंडिया के लिए, को हो जाएगा। और स्मरण को बेटर तरीके से यूज करो ना, तो सैम करन एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। वो अगर आप 170 180 वाले मैचेस की बात कर रहे हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि शहबाज अहमद आएगा, वरना मैं शहबाज का भी नाम लेता कि आप उस पर फिर से इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपको न्यू बॉल बॉलर अगर डोमेस्टिक से मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन वरना मैं तो वेरी ऑनेस्ट, मुझे दिल कहते कि संदीप शर्मा आ रहा है ना, बहुत अच्छा परचेस होगा आरआर के लिए। आरआर बोल रहा हूँ, एसआरएच के लिए, अगर एज ए बैकअप भी ले रहे हो, लेकिन अकीब नबी चाहिए, ठीक है। मुस्तफिजुर अगर बीसीसीआई अलाउ कर रहे हैं बांग्लादेश के लिए, तो मुस्तफिजुर इज नॉट ए बैड ऑप्शन, ठीक है। और स्पेंसर जॉनसन भी एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर जा सकता है। जेरल कॉडसी, उनके तरफ मत देखो मेरे हिसाब से। वन सेकंड हार्ड लेंथ के बॉलर है, मिडिल ओवर के बॉलर है, थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकता है, ठीक है। मिल गया तो मिल गया, वरना नहीं चाहिए सब प्लेयर मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके पास सॉर्टेड है मिडिल ओवर बॉलिंग, हार्ड लेंथ की बॉलर आपके पास है बहुत सारे, प्लेइंग 11 में भी है। और फिर ओंकर तरमले ये सब भी है, तो ऐसा सॉर्टेड है मेरे हिसाब से। और कैप्टन ईशान किशन करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। और पैट कमिंस अगर चला भी जाएगा, है ना, चला भी जाएगा, अगर एक भी मैच नहीं खेलता, फिर भी मुझे लगता है कि सॉर्टेड है। और एक अच्छा चीज हुआ कि ईशान किशन को कैप्टनसी करते हुए हमने ऑलरेडी देख लिया, और बहुत अच्छा कर रहा है। झारखंड के लिए भी कैप्टनसी उसने अच्छा किया है, तो एसआरएच मेरे हिसाब से अगले सीजन भी अच्छा कर सकता है। बस मेन प्रॉब्लम है गेम अवेयरनेस, थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम दो। इस एसआरएच के टेम्पलेट में बिल्कुल ही पूरी तरह घुस मत जाओ, और अपने नेचुरल गेम को बिल्कुल मत हटाओ। स्मरण को थोड़ा बहुत स्मार्टली यूज करो, तो आप बेटर कर सकते हो, ठीक है। और मत छोड़ो, अनिकेत को मत छोड़ो, स्मरण को मत रिलीज करो, प्रफुल्ल हिंगे को मत रिलीज करो। ये लोग बेस प्राइस में आपने उठाया है, करियर बस स्टार्ट हुआ है। अगर आप इनको छोड़ दोगे, उनका पिक किसी और टीम के साथ आ जाएगा, और फिर आप रिग्रेट करोगे। बहुत अच्छे प्लेयर्स है सबको ही, ठीक है। अब आते हैं हम इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका वाले मैच पे, और मैं तिलक वर्मा से स्टार्ट करना चाहूंगा इस मैच पे, क्योंकि तिलक वर्मा ने जो किया है ना, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है मेरे हिसाब से। और मैं स्ट्राइक रेट की बात नहीं कर रहा हूं, 70 बॉल पे 38 रन, 39 डॉट बॉल्स। 70 बॉल उसने किसको खेला है? स्पिनर्स के अगेंस्ट 70 बॉल्स, जिसमें 39 डॉट बॉल्स। क्या कर रहे हो भाई तुम? T20 वर्ल्ड कप से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, इतना एविडेंट हुआ था कि तिलक वर्मा को स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक रोटेट करना नहीं आता है। और T20 वर्ल्ड कप में तिलक वर्मा टॉप ऑर्डर से सीधा लोअर मिडिल ऑर्डर पे आ गया था, क्योंकि स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक रोटेट करना नहीं आता है। कल भी सेम चीज, स्ट्राइक रोटेट कर ही नहीं पा रहा था, कर ही नहीं पा। 70 बॉल पे 2 बाउंड्री मारा स्पिनर्स के अगेंस्ट, 39 डॉट बॉल। मतलब तिलक वर्मा सब कॉन्टिनेंट पे ओडीआई फॉर्मेट खेल ही नहीं सकता अगर ऐसा बैटिंग करेगा तो। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसे जगह पे तिलक वर्मा बांग्लादेश में तो कर ही नहीं सकता। बांग्लादेश में जैसे पिचेस बन रहे पिछले कुछ सालों से, बड़े बड़े बैट्समैन अच्छा नहीं करता है, ठीक है। तो तिलक वर्मा मतलब बहुत ही ह्यूज प्रॉब्लम है, तो कि स्ट्राइक रोटेट करना नहीं आता। जो धोनी की करियर के एंड में हो रहा था, वो तिलक वर्मा की करियर के शुरू से हो रहा है। बहुत गंदा साइन है। दूसरा, प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। प्रियांश ने फ्रंट फुट पे बेहतरीन क्रिकेट दिखाया कल के दिन, क्या 32 बॉल पे 32 बनाए। 12th ओवर जाके देखो मैच का, अगर हाईलाइट पे अवेलेबल है तो। सिराज बॉलिंग कर रहा था, 4 या 5 शॉर्ट बॉल डाला एक ही ओवर पे, 12th ओवर। हर बॉल पे अनकंफर्टेबल था, हर बॉल पे प्रियांश आर्या अनकंफर्टेबल था। प्रभसिमरन सिंह को पहला बाउंसर, पहला शॉर्ट बॉल प्रभसिमरन सिंह आउट। तो प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह पिछले 2 साल से पंजाब के 2 ओपनर्स एक ही बॉल पे अनकंफर्टेबल है, और कुछ इंप्रूवमेंट नजर ही नहीं आ रहा है शॉर्ट बॉल। और ये जो तीनों का वीकनेस है, प्रियांश और तिलक, इतना लाउड वीकनेस है कि दुनिया भर के डेटा एनालिस्ट रेड मार्क से रजिस्टर करके रखेंगे इन तीनों को वीकनेस, रेड मार्क से।
इंप्रूवमेंट चाहिए चाहिए। बहुत गंदा क्रिकेट खेले इन तीनों ने, मतलब इन तीनों का जो वीकनेस जो है ना बहुत ही गंदा और बहुत ही लाउड है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बड़ा छोटा मोटा वीकनेस है, ठीक है। अब थोड़ा ऋतुराज गायकवाड़ पे आता हूं। ऋतुराज एग्जैक्टली ऑपोजिट है, जहां से दो स्पिनर एक साथ रेगुलेट करते हैं उधर ऋतुराज बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। सॉफ्ट हैंड से गैप में एक डबल सिंगल डबल है ना, फिर इनसाइड आउट बेहतरीन शॉट खेलता है इनसाइड आउट, ठीक है। दूसरा एक चीज ऋतुराज का है, हमने न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का जो ओडीआई सीरीज हुआ था उधर हमने आपको एक स्टैट्स बोला था, जहां पे पूरे सीरीज में 3 मैच के सीरीज में इंडिया के बैट्समैन ने 3 ही स्वीप शॉट खेले स्पिनर्स के अगेंस्ट, जहां पे न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने शायद 20 के ऊपर 23-24 स्वीप शॉट खेला था। एक्जैक्टली मुझे स्टैट्स अभी याद नहीं आ रहे। डेरेल मिचेल मिडल पे बहुत स्वीप शॉट खेला, लगातार स्वीप। और इंडिया के बैट्समैन जो 3 स्वीप शॉट खेले 3 मैच में, वो तीनों स्वीप शॉट एक ही बैट्समैन के बैट से निकले, वो है केएल राहुल। ऋतुराज गायकवाड़ इज दैट बैट्समैन जो स्पिनर्स को बेहतरीन स्वीप शॉट खेल रहा था, ठीक है। फिर भी मैं मानता हूं स्लॉग स्वीप उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऋतुराज स्लॉग स्वीप पे आउट होता है। कल के दिन आप देख लो, फिर आईपीएल में केकेआर वाला मैच याद कर लो, शायद चेपक पे वो मैच था, अनुकूल रॉय पावर प्ले में ऐसा स्लॉग स्वीप किया सीधा डीप मिडविकेट के हाथ पे, तो स्लॉग स्वीप थोड़ा अवॉइड कर सकता है ऋतुराज। अगर मतलब मेरा एक एडवाइस है उसको लेके, अगर आप उसको इंडिया के ओडीआई स्क्वाड पे रखोगे ना, एज ए बैकअप प्लेयर रखो, मैं नहीं कह रहा हूं प्लेइंग 11 में जगह दो। अगर रहेगा और विराट कोहली के साथ टाइम बिताएगा ना, डेंजरस बैट्समैन बन सकता है ऋतुराज गायकवाड़ ओडीआई फॉर्मेट पे। डेंजरस बैट्समैन बन सकता है अगर जितना टाइम वो विराट कोहली के साथ बिताएगा ना, बहुत बहुत मतलब शायद एक अलग ही लेवल का बैट्समैन बन सकता है। फिर से मतलब मेरा मैसेज ऋतुराज तक कौन पहुंचाएगा? मैं बार बार आईपीएल के दौरान कह चुका हूं कि ऋतुराज गायकवाड़ का करियर, इंटरनेशनल करियर हैम्पर हो रहा है आईपीएल की परफॉर्मेंस की बेसिस पे। अगर ऋतुराज अपना करियर 2015 2016 में स्टार्ट करता तो शायद वन ऑफ द बेस्ट ऑल फॉर्मेट बैट्समैन बन के निकल सकता था, एटलीस्ट डोमेस्टिक लेवल पे। क्योंकि आज के दिन T20 क्रिकेट ऐसा हो चुका है कि आप टाइम लेके फिर इनिंग्स को ग्रो नहीं कर सकते इस हिसाब से, और ऋतुराज उस हिसाब से खेल ही नहीं पा रहे। और आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे सिलेक्टर्स उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो ऋतुराज को डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे लिए वो 18 करोड़ 20 करोड़ इंपॉर्टेंट है या इंडिया को रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है। अगर ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल छोड़ देगा और सिर्फ डोमेस्टिक पे फोकस करेगा, बहुत चांसेस है कि बेहतरीन प्लेयर बन के निकलेगा इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। मतलब हाथ पैर बंद के उसको रख दो कि आईपीएल ना खेले। वो आईपीएल करियर उसके इंटरनेशनल इमेज को खराब कर रहा है। ये इसको जितना जल्दी समझ में आएगा उतना बेटर है। वो एडजस्ट कर नहीं पा रहा। T20 क्रिकेट जहां जितना आगे बढ़ गया ना, ऋतुराज गायकवाड़ एडजस्ट नहीं कर पा रहा, दोनों फॉर्मेट में स्विच नहीं कर पा रहे। फिर से कह रहा हूं, स्विच नहीं कर पा रहा। और ये मैं पहले से कह रहा हूं, है ना। और मैं जो कह रहा था बीच में कि ब्लाइंड स्लॉगर बन जाओ T20 में, क्या पता ब्लाइंड स्लॉगर बनने के चक्कर पे आईपीएल पे अच्छा कर ले और फिर ओडीआई पे बिल्कुल ही खत्म। फिर ये हो गया कि आईपीएल में अच्छा कर रहे हैं, इंटरनेशनल करियर खत्म। क्योंकि जिस हिसाब से बंदा बैटिंग करता है ना, बहुत कुछ सीखने को यार, मुझे ऐसा लगता है कि क्या बैट्समैन बन सकते हैं ओडीआई फॉर्मेट में, ठीक है। मतलब मैं तो उसको अभी पता नहीं कोई है कि नहीं जो ये बात कर सकता है ऋतुराज के लिए कि मतलब इंडिया की ओडीआई की बैकअप स्क्वाड में उसको रख दो, क्योंकि जितना टाइम वो विराट के साथ बिताएगा उतना बेटर ओडीआई बैट्समैन बनकर निकल सकता है। बेहतरीन बैटिंग कल के दिन भी किया है, ठीक है। और एक बैट्समैन के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, सूर्यवंशी शेड़गे। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि सूर्यवंशी शेड़गे, बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि कैसे बिना कोई एक्सपीरियंस, है ना, इतना खराब परफॉर्मेंस कर जो मुंबई की टीम से डोमेस्टिक में ड्रॉप हो रहा था, वो कैसे इंडिया एक ही ओडीआई टीम में जगह बना लिया। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्यों, और कल के दिन उसने प्रूव कर दिया कि वो क्यों है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बैटिंग उसने किया है। लेकिन ये मैच चेंज कहां पे हुआ है, ये मैच टर्न कहां पे हुआ है? आखिरी की 24 बॉल पे 22 रन चाहिए था श्रीलंका को, है ना। अरशद खान वो डालता है ओवर 46 ओवर, जहां पे उसने सिर्फ 5 रन दिया था। अगले ओवर पे इस पूरे मैच का सबसे डेंजरस बैट्समैन साहन आराची के जो कैप्टन है 73 बनाया था कल के दिन, उसका विकेट एक मिडल स्टंप पे यॉर्कर डाल के अंशुल कंबोज लेता है और मैच उधर ही चेंज हो जाता है। बेहतरीन बॉल था और ये वो मैच टर्निंग बॉल था। अगर अंशुल कंबोज का पहला स्पेल देखो बहुत ही खराब गया था, और तिलक वर्मा ने भी यही कहा मैच के बाद कि वो विकेट मैच टर्निंग मूवमेंट था जहां पे अंशुल कंबोज ने वो बॉल डाला है। उसके बाद अरशद खान का फॉलो ओवर भी बेहतरीन था, और मैंने बार बार कहा अरशद खान एक बेहतरीन प्लेयर, अगर आप डोमेस्टिक फॉलो करते हो। जब ये टीम अनाउंस हुआ था, बहुत लोगों ने कहा कि जीटी कोटा से बहुत सारे प्लेयर्स आ गए, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैं अपना यूट्यूब चैनल देख रहा था 2 साल पहले, 2024 की दिलीप ट्रॉफी के टाइम पे मैंने मानव सूत्र पे वीडियो बनाया था कि स्टार इज मेकिंग, ठीक है। मैंने कहा कि 2 ही प्लेयर है जो जीटी कोटा से खेल रहे हैं। एक साई सुदर्शन टेस्ट में जीटी कोटा से है, दूसरा
गुरनूर ब्रार टेस्ट में जीटी कोटा से और ओडीआई स्क्वाड में उसका जगह डिजर्विंग है गुरनूर ब्रार का। और मैंने पहले भी कहा था कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में गुरनूर ब्रार एज ए बैकअप प्लेयर फॉर श्योर ट्रैवल करेगा इंडिया के साथ, जिसका जितना उसका हाइट है। ठीक है, तो टीम सिलेक्शन साउथ अफ्रीका में हम खेल रहे हैं उस बेसिस पे हो रहा है। तो जीटी कोटा से 2 ही प्लेयर खेल रहे हैं, वो भी अलग अलग फॉर्म है, दोनों प्लेयर फिर भी अच्छा है। ठीक है, बाकी कोई जीटी कोटा से नहीं है। वो तो लक है कि जीटी ने अच्छे अच्छे यंगस्टर पे इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो एंड में जाके दोनों पेसर ने बेहतरीन काम किया, उधर जाके मैच चेंज हुआ है, वरना बाकी प्लेयर्स भी बहुत अच्छे थे। अगर आप देखोगे 11 बैट्समैन के साथ गया कल के दिन इंडिया, वैभव सूर्यवंशी, प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, आयुष भदोनी, सूर्यांश शेड़गे, अनुकूल रॉय, बिप्रस निगम, अरशद खान और अंशुल कंबोज भी अच्छा खासा बैटिंग कर ले। तो 11 के 11 प्लेयर बैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बॉलिंग पे मैं कहता हूँ बहुत लोगों ने अच्छा ये किया है, इंप्रेस किया है। विप्रस निगम मुझे सबसे अच्छा स्पिनर लगा कल के दिन। अनुकूल रॉय ने आके जो पार्टनरशिप ब्रेक किया वो भी अच्छा था, लेकिन अनुकूल रॉय थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि लाइन थोड़ा बेटर हो सकता था। आयुष भदोनी एज ए पार्ट टाइमर जो काम किया बहुत अच्छा किया। श्रीलंका में हर स्पिनर अच्छा करते हैं, लेकिन आयुष भदोनी को थोड़ा बहुत कम ओवर एवॉइड कर सकते हैं। बीच में कुछ ज़्यादा ही ओवर आयुष भदोनी को दे दे, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा एवॉइड कर, शायद बीच में पेसर को ओवर दे सकते थे तो शायद मैच उतना डीप नहीं जाता। फिर भी सबने अच्छा क्रिकेट खेला है मेरे हिसाब से। बस तिलक वर्मा ने जो किया है वो थोड़ा सा स्पिन किया अगेंस्ट उसका गेम है ना, क्योंकि जितना भी आप अजीत अगरकर को गाली दे लो, चीज़ ये है मुझे ऐसा लगता है कि बंदा पैशनेट है, चाहे जितना भी खराब आपको लगे, पैशनेट है। वो जाके इंडिया का ये गेम कवर करता है। मैंने पहले भी देखा उसको दिलीप ट्रॉफी जब 2024 में वो बड़े बड़े प्लेयर आ रहे, तब भी 2024 या फिर पिछले साल दिलीप ट्रॉफी में देख रहा था कि वो गेम कवर कर रहा है। ईरानी कप वो कवर करते हैं, इंडिया की हर मैचेस वो कवर करते हैं जाके ग्राउंड में जाके। तो इट्स ए ग्रेट साइन कि पैशनेट एटलीस्ट देख रहे हैं कौन क्या कर सकता है। ठीक है, सूर्यांश शेड़गे वंस अगेन जो मैंने कहा था कि बेहतरीन काम किया। अब आते उस कॉमेंट में जो मेरे पिछले वीडियो में आया था, है ना। अब मुझे देख के आपको लगता है कि मैं किसी टीम बायस्ड प्लेयर्स पे बात करता हूँ कि मेरा फेवरेट टीम सीएसके है तो मैं चाहता हूँ सीएसके के प्लेयर्स इंडिया के लिए खेले, वो क्यों नहीं खेल रहे, वो क्यों नहीं खेल रहे, या फिर मैं आरसीबी को पसंद नहीं करता हूँ। मैं आरसीबी को कभी पसंद नहीं करता था, और पिछले 2 सीजन में उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेला, मैंने बार बार कहा, और मैं बार बार चिल्लाया हूँ पिछले 2 साल से कि देवदत्त पडिक्कल इंडियन टीम में क्यों नहीं है। जब से मैंने चैनल खोला तब से मैंने कहा है मेरा ड्रीम ओडीआई बैटिंग लाइनअप पे शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन और रजत पाटीदार होना ही चाहिए, है ना। तो मैं कभी भी टीम के हिसाब से, फ्रेंचाइज के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से कभी भी अच्छे क्रिकेटर को जज नहीं करता हूं। कल एक कमेंट आया कि मैं मुस्लिम प्लेयर्स को बहुत ज्यादा तारीफ करता हूं, क्योंकि मैंने शैम्स मोनाली के बारे में बहुत ज्यादा बात की है। पहले तो ये चीज कि आपने शैम्स मोनाली को खेलते हुए नहीं देखा है, और ये बहुत ही हर्टफुल कमेंट इसलिए था क्योंकि आप सोच के देखो, क्रिकेट मतलब स्पोर्ट एक ऐसा है जहां पे रिलीजियन और एजुकेशन को दूर रखा जाता है। आप जब क्रिकेट खेलने जाते तो कोई आपको पूछता नहीं है कि तू 12th पास है कि नहीं, तूने कॉलेज किया कि नहीं, तेरा एजुकेशन क्वालिटी क्या है। और जब आप कोई भी स्पोर्ट खेलने जाते हो, कोई आपसे पूछता है कि आपका रिलीजन क्या है, क्यों पूछेगा। एटलीस्ट स्पोर्ट्स से तो रिलीजन को दूर रखो ना। ये चीज मतलब बोलते हुए मुझे बहुत ही गंदा लग रहा है, लेकिन ये देश पीछे की तरफ जा रहा है। अगर आप रिलीजियन को स्पोर्ट्स में लाते हो, और ऐसा नहीं है ना कि मैं मतलब हिंदू प्लेयर्स को गाली देता हूं। मैंने सिराज के लिए बार बार कहा है कि उसका एटीट्यूड कभी कभी इनटॉलरेबल है, देखने लायक नहीं है। मैंने शाहरुख खान को पूरे आईपीएल में गाली दी है, लेकिन जो अच्छे प्लेयर्स हैं, मैं आप चाहते हो मैं आकिब नबी को गाली दूं, मैं राशिद सलंदर को गाली दूं, मैं मोहम्मद शमी को गाली दूं बैठ के, जो अच्छे उनको अच्छा ना बोलूं। मैं जब क्रिकेट देखता था ना, मैंने जब क्रिकेट देखना स्टार्ट किया है, आपको पता नहीं होगा, जाके जो क्रिकेट देखते जिनका 40-45 ईयर्स हो गया क्रिकेट देख देख के, आप उनसे एक बार पूछ लो। इंडिया के घरों में पहले मेले पे पोस्टर मिलता था क्रिकेटर्स का, अब तो ये सब बंद हो गया है ना, और घर पे लोग वॉल पे लगाते थे। इंडिया के घरों पे वसीम अकरम, इमरान खान, शोएब अख्तर के पोस्टर छपते थे इंडिया के घरों पे, अगर आपको पता नहीं है तो। मैं उस जमाने में क्रिकेट देख के बड़ा हूं, ठीक है। अगर आपको 2008 आईपीएल आपने मिस किया, जब सौरव गांगुली कैप्टन था, जब आईपीएल स्टार्ट हो रहा था, किकर का कैप्टन था, सौरव गांगुली ने रिक्वेस्ट किया था शाहरुख खान से कि मुझे शोएब अख्तर अपनी टीम में चाहिए। तो आप कह रहे हो क्योंकि वो मुस्लिम है बोलूं, शोएब अख्तर क्या घटिया बॉलर था यार, इमरान खान क्या घटिया प्लेयर था, वसीम अकरम को तो बॉलिंग करना आता ही नहीं। रिलीजन कब से पार्ट बन गया क्रिकेट का, मुझे समझ भी नहीं आता। ठीक है, बहुत ही हार्टफुल कमेंट था, और उसमें जो लोगों ने लाइक किया ना, मैं मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सोच है अगर आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, कि रिलीजन क्रिकेट में इंटरफेयर कर रहे हो तो, ठीक है। लेकिन बात करते एक लास्ट आखिरी पॉइंट, एक बॉलर के बारे में बात करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने 2024 में भी बोला था जब वो पाकिस्तान खेलने गया था, नाहिद राणा। आई मीन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया। अगर आपने नहीं देखा जाके एक बार हाईलाइट देख लो कल बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का, ये 2 पिक्चर देख लो। अगर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन पेस के खिलाफ
आप इस पोजीशन में आ गए तो आप सोच सकते हो कि नाहिद राणा का पेस कौन से लेवल पे चल रहा है। वो वॉबल सिम से बॉलिंग डाल रहे हैं 150 की स्पीड से, है ना। थोड़ा सा नजर रखना पड़ेगा, अगर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच होगा 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका में, नाहिद राणा एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई कम्युनिटी को सपोर्ट करूं, मैं तो उस कम्युनिटी से हूं भी नहीं, मैं तो उस रिलीजन से हूं भी नहीं, मैं क्यों सपोर्ट करूंगा किसी को। मतलब अच्छे प्लेयर्स को अच्छे नहीं बोलूंगा, किसको अच्छा बोलूंगा। तो नाहिद राणा एक बहुत ऐसा चैलेंज बन के आएगा और मजा आएगा देखने में। अगर इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश का मैच होगा, नाहिद राणा आएगा साउथ अफ्रीका में, बहुत खास कर सकते हैं बॉलर, ठीक है। बहुत अच्छा लगा मुझे कल उसका बॉलिंग देख के। कुल मिला के इतना ही आज के दिन। डोमेस्टिक क्रिकेट को एंजॉय करो, मैं कह रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।